नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 85वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे कि अंग्रेजी भाषा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है। इसके कार्य को यदि हम समझें तो स्पष्ट रूप से आप एक बात को समझ लीजिए। सतर्कता का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को सतर्क कराना, यानी आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य कर रहे हैं तो उसको सतर्क करा दें ताकि वह उस प्रकार का कार्य ना करे। तो हम देख सकते हैं कि सरकारी जो निकाय हुआ करते थे तो उनमें बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले देखने में आते थे। तो इस प्रकार के मामलों के बारे में समाधान खोजने के लिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों द्वारा इस प्रकार के निकाय की नींव रखी गई, जिसमें कि प्रत्येक निकाय में हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है कि वहां पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो और निरंतर वहां पर निगरानी रखी जाती है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। इसके ध्येय वाक्य के बारे में यदि हम समझें तो आपको याद रखना चाहिए, इसका ध्येय वाक्य है सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, यानी यह सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हैं। बहुत ही ऊंचे शब्द, जो कि हम देख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सत्यनिष्ठा आ जाती है और वह सही रूप से आत्मनिष्ठ होकर यानी स्वयं से अच्छे तरीके से कार्य करता है, सत्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करता है, अपनी ड्यूटी करता है, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पद का इस्तेमाल करता है और हम देख सकते हैं देश के लिए यह आवश्यक है। चलिए समझते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। यदि केंद्रीय स्तर के निकाय में यानी केंद्रीय स्तर के जो भी निकाय हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है। यदि वह जो भी निकाय होता है वह जांच में क्या पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो उसको फिर सुधारने का कार्य किया जाता है। और हम देख सकते हैं जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। हम देख सकते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ तब इस प्रकार के निकाय की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम देख सकते थे कि संविधानिक रूप से सभी कार्य किए जा रहे थे, अलग अलग मिनिस्ट्री सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। और हम देख सकते हैं जैसे ही हम उन्हें वर्क करना प्रारंभ किया तो इस प्रकार की समस्याएं सामने आई। तो हम देख सकते हैं कि 1965 का जो समय था, तो 1965 के समय में ही इसको बना दिया गया था सीबीसी के लिए, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए। इसे सरकार द्वारा आत्मसंज्ञान लेकर जोड़ा गया था। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं ना तो इसके लिए किसी भी प्रकार के लॉ को लाया गया, ना भी संविधान में इसकी चर्चा की गई थी। और सरकार द्वारा इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की गई कि क्या होता है कि जो हमारे निकाय हैं जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री हैं, यहाँ पर यदि भ्रष्टाचार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं तो इनके लिए एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता है जिससे कि इन पर नियंत्रण रखा जा सके। तो हम देख सकते हैं सरकार ने आत्मसंज्ञान लेकर इसको जोड़ दिया। इससे बनाने की सलाह किसके द्वारा, संथानम कमेटी के द्वारा दी गई थी। तो जो कि आपको याद रखना है, पेपर में इसी प्रकार की बातों को पूछ लिया जाता है। तो संथानम कमेटी आपको याद रखनी है कि जो सीबीसी को बनाने की सलाह है इनके द्वारा दी गई थी। पूर्व में ना तो यह संवैधानिक निकाय था, यानी पहले हम देखें ना तो यह संवैधानिक निकाय था, चूँकि संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई थी, और ना ही वैधानिक निकाय था, यानी ना ही संविधान बनाने के बाद इसको जोड़ा गया था। इसको हम देख सकते हैं कि 1965 में क्या कर दिया गया था, ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। लेकिन हम देख सकते हैं कि 2003 में हम देखें कि आज की स्थिति में क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो हम देख सकते हैं कि 2003 में क्या हुआ कि इसे संसद ने कानून पास कराया, यानी दोनों सदनों में इसके लिए कानून पास कराकर इसे वैधानिक निकाय बना दिया गया, जो कि अब वैधानिक रूप से कार्य करता है। इसका मुख्यालय हम देखें तो नई दिल्ली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। और जो कि मिनिस्ट्री है इसके बारे में अपन ने पहले ही अध्ययन किया है कि कौन कौन से जो निकाय हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको वैसे ही याद होगा। और आप इस पर ध्यान रखिए कि यह मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है, यह बातें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसे विसल ब्लोवर रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है।
अब विसल ब्लोवर क्या है, एक शब्द में इसको भी आप समझ लीजिए। विसल ब्लोवर वो कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति जो किसी निकाय से निकल कर आते हैं, समाज के ऐसे तबके से निकल कर आते हैं जो कि सत्यनिष्ठतापूर्वक अपनी बातों को समझ में रखना चाहते हैं। यदि किसी भी प्रकार का गलत कार्य किया जा रहा है तो उस कार्य को जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं और उसको सुधारने के लिए कार्य करना चाहते हैं। तो विसल ब्लोवर रेजोल्यूशन इसीलिए इसे कहा जाता है ताकि ऐसे व्यक्ति यहाँ से निकल कर आए जो कि ट्रांसपेरेंसी का कार्य करें, यानी पारदर्शिता का इस प्रकार से कार्य करें कि लोगों के सामने सच्चाई व सत्यनिष्ठता के साथ ऐसी बातों को रखें जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। संयोजन देखें तो अभी हमने इसके बारे में समझा कि यह किस प्रकार की बॉडी है। अब संयोजन में हम देखें कि इसमें किस किस प्रकार के अधिकारियों को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। यह 3 सदस्यीय बॉडी है, तो आपको याद रखनी है यहाँ पर एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयोग होगा और 2 सतर्कता आयुक्त होंगे, यानी ये 3 सदस्यीय बॉडी है। पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त निट्टूर श्रीनिवास राव हुआ करते थे, यानी इनको यदि आप याद रखें तो पहले जो केंद्रीय सतर्कता आयोग हुआ करते थे मुख्य, वह निट्टूर श्रीनिवास हुआ करते थे। अब हम इनकी नियुक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सीधी सी बात है, केंद्रीय स्तर का निकाय है और केंद्रीय स्तर के जितने भी निकाय हैं उनकी आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। नियुक्ति के लिए हम देख सकते हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा सिफारिश दी जाती है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन इसके लिए सिफारिश के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तीनों अथॉरिटी को आपको याद रखना है। 3 अथॉरिटी होंगी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और साथ में लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो इनको शामिल करके 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा किसकी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं अन्य 2 सतर्क आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अब आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ रहे होंगे, कहीं भी जांच एजेंसियाँ बैठती हैं, हमने देखा कि सरकार कर यदि किसी राज्य सरकार पर कोई भी जांच एजेंसी बैठती है, किसी भी बड़े निकाय पर यदि भ्रष्टाचार विरोधी कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है, तो हमेशा ही आपने सुना होगा कि जैसे कि कोई स्टेट होता है, जैसे मान लो पश्चिम बंगाल है, वहाँ से बातें निकल कर आती हैं, वो बोलते हैं कि यह जो यहाँ की अथॉरिटी है, सीबीसी है, सीआईडी है, यह है क्या है, केंद्र सरकार के तोते हैं। तो इसी प्रकार से बात की जाती है। तो हम देख सकते हैं इनका ज़्यादातर जो कंट्रोल होता है वह केंद्र सरकार के पास होता है। अब कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, यह आपको याद रखना है। सामान्यतः यहाँ पर 5 वर्ष हुआ करता था, तो इनका कार्य 4 वर्ष हुआ करता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो कि आपको याद रखना है। इन्हें केंद्र व राज्य में पुनः नियुक्त नहीं किया जाता। इसके लिए क्या है कि इनको यदि पुनः नियुक्त किया जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लालच होगा कि यदि आप पुनः नियुक्त करेंगे, और यहाँ पर उनको लालच भी दिया जा सकता है, यानी यह पारदर्शितापूर्ण अपना कार्य करते रहे। इसके लिए इनके जो टेन्योर है उसको फिक्स कर दिया गया है, यानी एक बार यदि इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो दोबारा इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। आगे देख सकते हैं, हटाए जाने की प्रक्रिया में विभिन्न बातें शामिल हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यदि यह बैंकरप्ट हो जाते हैं, इनको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो भी इनको हटा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप में यदि दोषी पाए जाते हैं और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाती है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, तो यह राष्ट्रपति जी को बोलेंगे कि आप इनको हटा दीजिए। और हम देख सकते हैं इसके बाद जो राष्ट्रपति जी हैं वह अपने विचार के अनुसार उनको हटा सकते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी सलाह होती हैं वह राष्ट्रपति जी के ऊपर बाध्य नहीं होती है, यानी उनकी बातों को मानना और ना मानना इनके हाथ में होता है। यदि लाभ के पद पर हो या अन्य जगह पर कार्य कर रहे हों तो भी इनको हटाया जा सकता है। यदि यह आश्वस्त हों, दिमागी रूप से ठीक ना हो तो भी इनको हटाया जा सकता है। यदि उसके द्वारा पारदर्शितापूर्ण कार्य नहीं किया, हम देख सकते हैं कहीं भी इनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया हो कि भेदभाव किया गया हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई हो, तो इस प्रकार का कार्य यदि ऐसे कार्य में यह संलिप्त पाए जाते हैं तो भी इनको हटा दिया जाता है। यदि उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया हो और
काम करने में असक्षम हो। और इस प्रकार की बातें क्या होती हैं, इसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जी इनकी जो कि सलाह होती है उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होते। इसके बाद यह स्वयं भी अपने विचारों को रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेवा शर्तों की बात करें तो मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनके समान होती है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यहाँ पर जो दो आयुक्तों की बात हो रही थी, तो उनकी सेवा शर्तें लोक सेवा सदस्य के समान होती हैं, यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके समान मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें होती हैं। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो शर्तें होती हैं वह इनके यूपीएससी के सदस्यों के समान होती हैं। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है उसमें सेक्रेटरी आते हैं। और सेक्रेटरी के कौन कौन से पद होते हैं, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी तथा स्टाफ शामिल होता है। और हम देख सकते हैं टेक्निकल विंग भी इनके साथ होती है। टेक्निकल विंग का क्या कार्य होता है कि यदि किसी भी प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत सारे निकाय हैं और यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी आती होंगी। यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार है तो उसकी जानकारी होने के लिए इनके पास बॉडी होनी चाहिए, इनके पास ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए जो कि इनको पकड़ सकें। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सभी क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को रखा जाता है ताकि सभी प्रकार के मुद्दों पर कार्य किया जा सके। हम देख सकते हैं कि इनके पास 257 लोगों का स्टाफ होता है। इस स्टाफ में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। सेक्रेटरी हमने देखे कि यह जो होते हैं यह भी नियंत्रण का कार्य करते हैं। टेक्निकल विंग होती है उसमें भी सदस्य होते हैं। कमिश्नर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी होते हैं। डिपार्टमेंट में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए कमिश्नर डिपार्टमेंट सेक्रेटरी यानी सीआईडी की सहायता ली जाती है। तो हम देख सकते हैं सीआईडी भी इनके साथ कार्य करती है। यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से शक्ति भी लेता है, यानी 1988 में जो प्रिवेंशन निरोध चूँकि है भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 निकल कर आया था, तो उससे भी यह पावर लेता है, यानी इसके जो प्रावधान थे वह भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, सभी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचारों पर नियंत्रण रखना, यानी सभी स्तर पर, यानी जितने भी निकाय हैं उन निकायों में विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्य होते हैं, तो सभी स्तर पर जो भी कार्य होते हैं, मान लो कहीं से पैसा आवंटित हुआ, दूसरी अथॉरिटी के पास गया, किसी ठेकेदार के पास गया, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि अन्य छोटे ठेकेदारों के पास गया, तो इस प्रकार से जो पैसे का वितरण होता है, जिस प्रकार से सरकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो सभी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रखने का कार्य इसके द्वारा सीबीसी के द्वारा किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि यह जांच करते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। आगे देख सकते हैं कार्य एवं शक्तियों में यह सीबीआई के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तथा हम देख सकते हैं कि सीबीआई कहाँ से पावर लेती है, दिल्ली स्पेशल पब्लिक एस्टेब्लिशमेंट से जो के अंतर्गत जो सीबीआई आती है वह इसके तहत ही कार्य करती है। यदि केंद्र सरकार के किसी भी निकाय के या निकाय यानी जो संस्थान होता है या उसके जो ऑफिसर होते हैं उसके विरुद्ध कोई मुद्दा आता है, तो सीबीआई के साथ मिलकर सीबीसी कार्य करती है, यानी इन दोनों के साथ मिलकर इसकी जांच की जाती है। यह भारतीय सिविल सेवा में कार्यरत अधिकारियों में अनुशासन बनाने के लिए अपनी सलाह भी देते हैं। तो यानी हम देख सकते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं निकल कर आते हैं और जब वो जाकर अपनी सीट ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर अपने कार्य करते हैं, तो उनको अनुशासित करने के लिए भी यह कार्य करते हैं, उनको सलाह देते हैं। केंद्र सरकार द्वारा यदि भारतीय सिविल सेवा में यदि नए प्रावधान बनाए जाते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह ली जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान बनाए जा रहे हैं जो कि सिविल सेवकों के लिए आवश्यक है, उनके लिए नए प्रावधानों को जोड़ा जाना है, तो सलाह किससे लेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह यह लेंगे। अब हम लोकायुक्त व लोकपाल की बात करें तो लोकायुक्त और लोकपाल भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए वर्षों से मांग चली आ रही थी। हम देख सकते हैं कि ओम्बुड्समैन का जो पद होता है जिसे कि हमारे यहाँ पर लोकपाल कहा जाता है, तो इसकी बात चल रही थी कि लोकपाल बिल लाया जाना चाहिए। अन्ना हजारे का मूवमेंट आपने देखा होगा। इसी के साथ जो हम देख सकते हैं कि वर्तमान सरकार में केजरीवाल जी निकल कर आए, तो इस प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही थी। तो हम देख सकते हैं कि 2012 में जो आंदोलन चला, इसके फलस्वरूप 2013 में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम को निकाल कर लाया गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दो पद भी आ गए।
तो इसी के चलते केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई में परिवर्तन किए गए। यानी हम देख सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हुआ करता था वो तो पहले से चला आ रहा था और सीबीआई भी इसी प्रकार की जांचें करती थी। और हम देख सकते हैं जैसे ही लोकपाल व लोकायुक्त जैसे पद आए तो इनमें भी परिवर्तन किए गए तथा इसमें और भी अधिक सुधार किया गया। सीआईडी की नियुक्ति में भी केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह ली जाती है। यानी हम देख सकते हैं जहाँ सीआईडी की नियुक्ति होती है जो कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जांच एजेंसी मानी जाती है जो जांच करने का कार्य करती है, तो इसकी नियुक्ति में भी किससे सीबीसी से सलाह ली जाती है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के संबंध में समझे, यदि इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा 2 सतर्कता आयुक्त हिस्सा लेते हैं। यानी हम देख सकते हैं जब सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति होती है तो इसमें हम देख सकते हैं कि 3 सदस्यीय जो बॉडी होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग की, यह यहाँ पर हिस्सा लेती है। आगे देखें न्यायिक संस्थान कौन कौन से हैं जिनके साथ यह कार्य करते हैं। भारतीय सिविल सेवा के साथ कार्य करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, नाबार्ड सिडबी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस। केंद्र सरकार के जो भी निकाय हैं उनके में यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है या हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर जो इनकी स्थितियां चलती रहती हैं उनको सतर्क कराने तथा उन पर नियंत्रण रखने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। कार्य के बारे में और भी देखें तो यह घरेलू न्यायालय के समान शक्ति रखते हैं। यानी कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार वाद विवाद संबंधी कार्य हैं तो ये इनके द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। यानी हम देख सकते हैं आपराधिक प्रकरणों के लिए इनके पास कोई चांस नहीं होता, यह घरेलू न्यायालय के समान कार्य करते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी इनकी सलाह पर कार्य करते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के निकाय में जो अधिकारी हैं वह इनकी सलाह पर कार्य करते हैं। आगे देखते हैं यदि वह कार्य नहीं करते तो इन्हें लिखित में जवाब देना होता है। यानी यहाँ से आप इनकी पावर्स को समझ रहे होंगे कि केंद्रीय सरकार के जो भी अधिकारी हैं इनकी सलाह पर कार्य करते हैं। यदि यह किसी प्रकार का कार्य के लिए बोलते हैं, यदि वह कार्य नहीं किया जाता तो उन्हें लिखित में जवाब देना होता है। यह अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। और हम देखें कि सरकार के सभी मंत्रालयों में एक केंद्रीय सतर्कता अधिकारी होता है। यानी हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर निकाय चल रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मंत्रालय हैं, अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्री हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार, डिफेंस मिनिस्ट्री हुई और जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के बारे में पढ़ा, बहुत सारी मंत्रालय हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं कि एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक मेंबर यहाँ पर रहता है जो कि क्या करता है, उस मंत्रालय को केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा सीबीआई के साथ इसको जोड़ता है। यदि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है तो यह वहाँ पर एक्टिव हो जाता है और इनको यहाँ पर आकर सूचना दे देता है। आप देख सकते होंगे कि सरकार यदि आ जाती है तो उसके द्वारा क्या किया जाता है कि मनमानी की जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ें इनके यहाँ पर होती हैं। जैसे कि हम सीबीसी के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो कोई भी मंत्रालय है उसके पास सीबीसी होगा और जो हम देख सकते हैं वह अधिकारी यहाँ पर इस प्रकार की जांच करने का कार्य कर रहा होगा। तो हम देख सकते हैं आमतौर पर इस पर निगरानी रखी जाती है। विपक्ष भी इसमें भूमिका निभाता है। हमने देखा कि जैसे ही उनकी नियुक्ति की जाती तो एक विपक्ष का व्यक्ति यानी लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो सारी कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। यदि मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत हो गई है तो हम देख सकते हैं इसका निराकरण निकाला जाता है। भ्रष्टाचार के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग को यह जानकारी देता है। तो हम देख सकते हैं कि जो व्यक्ति वहाँ पर मंत्रालय में बैठा हुआ है सीबीसी का मेंबर, वह क्या करेगा, उसको निराकरण निकालने का प्रयास करेगा। इनको सीबीआई के पास जानकारी देगा तथा सीबीसी को भी सतर्क कराएगा कि इस प्रकार का कार्य इस मंत्रालय में किया जा रहा है। तथा जानकारी देने के बाद निराकरण निकालने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। तो हमने समझा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, बहुत सारी जानकारी देखी, इनके कार्य देखे, इनकी शक्तियां देखी, किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होती है, लोकपाल व लोकायुक्त के बारे में भी समझा। बहुत सी जानकारियां हमने इनकी सेवा शर्तें देखी। तो हमने देखा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किस प्रकार से कार्य करता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से। ऐसे बच्चों तक इस व्याख्यान को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे 84-85 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं और इसके आगे आपको निरंतर अध्ययन कराया जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।